नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082, आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 29 दिसंबर सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नए साल तक हरियाणा में बारिश के आसार नहीं, टूट सकता है 20 साल का रिकॉर्ड, सूखी ठंड और कोहरे से लोग परेशान। किसानों को ट्रैक्टर पर मिलेगा अनुदान, 15 जनवरी तक मांगे आवेदन, खरीद पर सरकार देगी 3 लाख रुपए की मदद, बताएंगे पूरी अपडेट। ज्वाइनिंग की गुहार लगा रहे हरियाणा CET 2024 के उम्मीदवार, रिजल्ट आए हो चुके हैं 6 महीने से अधिक। हरियाणा में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, रेवाड़ी, सोनीपत और अंबाला पर फोकस। खरखोदा पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री अरविंद सरवानी की गोहाना को जिला बनाने की अपील। भिवानी पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा, पार्टी में दिखी गुटबाजी, सद्भाव यात्रा सम्मान समारोह में नहीं आई जिला अध्यक्ष, बोली थोड़े बहुत डिफरेंस चलते हैं। CBSE 2026 से बदलेगा परीक्षा का तरीका, अब कॉन्सेप्ट क्लियर होने पर मिलेंगे नंबर। मन की बात में PM मोदी ने 2025 की उपलब्धियां गिनवाई, कहा ऑपरेशन सिंदूर देश का गर्व बना, अब हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने को तैयार। हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जाधारियों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जनवरी तक इस योजना को उठाएं फायदा, जानिए पूरी अपडेट। हरियाणा में हुआ JJP का जिला युवा योद्धा सम्मेलन, पहुंचे अजय सिंह चौटाला, BJP पर बोला तीखा हमला। भिवानी में भक्ति और श्रद्धा के साथ नववर्ष की शुरुआत, देवसर धाम में जुटेंगे देश विदेश के श्रद्धालु, जागरण, झांकियां और हवन को लेकर तैयारी। जींद में रामपाल को दिया किसान जीवक रक्षक अवार्ड, बेटों, भाई और समधी ने किया ग्रहण, सत्संग में जुटे श्रद्धालु और ग्रामीण। महेंद्रगढ़ में बिना हेलमेट वालों को नहीं मिलेगा पेट्रोल, SDM के पंप संचालकों को निर्देश, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, सीट बेल्ट भी जरूरी। जीमेल यूजर्स अब अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे, गूगल ला रहा है नया फीचर, पुराने इनबॉक्स में ही आएंगे नए ईमेल। और इंडिया वीमेंस ने 30 रन से चौथा T20 जीता, शेफाली मंधाना ने 162 रन की पार्टनरशिप की, श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 4-0 से आगे हुए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के लोग इस बार नए साल का स्वागत एक अनोखे और सूखे मौसम के बीच करने जा रहे हैं। मौसम विभाग के ताजा अनुमानों के अनुसार 31 दिसंबर तक प्रदेश में वर्षा की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि महीने के अंतिम दिनों में हिमालयी क्षेत्रों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के संकेत अवश्य मिल रहे हैं, परंतु इसका प्रभाव केवल ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात तक ही सीमित रहने की उम्मीद जताई गई है। मैदानी इलाकों में इसका असर न के बराबर होगा। यदि दिसंबर का यह शेष समय भी बिना बारिश के बीत जाता है तो यह पिछले 2 दशकों में यानी लगभग पिछले 20 सालों में पहली बार होगा जब साल का आखिरी महीना पूरी तरह से प्यासा रह जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति अंतिम बार साल 2005 में देखी गई थी, जब दिसंबर के दौरान एक बूंद तक पानी नहीं बरसा था। दिसंबर का अंत होने के बावजूद दिन का पारा 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 5 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास टिका हुआ है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल की शुरुआत प्रदेश में घने कोहरे के साथ हो सकती है। आगामी 1 और 2 जनवरी को पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी और वर्षा के बाद ही मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रभाव और अधिक बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा से जुड़े विवाद पर स्वतः संज्ञान लिया है। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों की ओर से उठी गंभीर चिंताओं के बीच कोर्ट ने इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत की अगुवाई वाली 3 जजों की अवकाशकालीन बेंच आज यानी सोमवार 29 दिसंबर को इसकी सुनवाई करने जा रही है। इस बेंच में CGI सूर्यकांत के अलावा जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस AG मसीह शामिल हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच यानी तत्कालीन CGI BR गवई की अगुवाई में पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। इसके तहत अरावली पहाड़ियों को परिभाषित करने का मानदंड तय किया गया था। स्थानीय राहत यानी लोकल रिलीफ से 100 मीटर या फिर इससे अधिक ऊंचाई वाली भूमि रूपों को ही अरावली हिल्स माना जाएगा। अरावली रेंज को 2 या अधिक ऐसी पहाड़ियों के रूप में परिभाषित किया गया जो एक दूसरे से 500 मीटर की दूरी के भीतर हों। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह नई परिभाषा वैज्ञानिक नहीं है और इससे अरावली का बड़ा हिस्सा यानी तकरीबन 90% संरक्षण से बाहर हो सकता है, जिससे हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में बड़े पैमाने पर खनन और निर्माण गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे जल संरक्षण, जैव विविधता और मरुस्थलीकरण रोकने में अरावली की भूमिका प्रभावित हो सकती है। केंद्र ने सभी राज्यों को अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। पर्यावरण मंत्रालय का कहना है कि अरावली पूरी तरह से सुरक्षित है और नई परिभाषा से संरक्षण मजबूत होगा। यह सुनवाई अरावली के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कोर्ट क्या फैसला लेता है, इस पर आज पूरे देश की नजरें टिकी हुई है।
अगर आप भी डेली पढ़ाई नहीं करते और सोचते हैं कि कुछ दिन किताबें रटकर टॉपर बन जाएंगे तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी सीबीएसई साल 2026 से पढ़ाई और परीक्षा का पूरा तरीका बदलने जा रहा है। अब वो समय जा चुका है जब रट्टा मारकर पन्ने भरने से अच्छे नंबर आ जाते थे। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में ऐसा नहीं होगा कि सीधा किताबों से ही सवाल पूछे जाएंगे, बल्कि आपके दिमाग की समझ से पूछे जाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अब बच्चे टॉप करेंगे जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। यह चेंज इसलिए किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम हो। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 में किताबों की थ्योरी की अपेक्षा ऐसी समस्याएं पूछी जाएंगी जो हमारी वास्तविक जिंदगी से संबंधित होती हैं। यही नहीं, 10वीं के छात्रों को अब वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। अगर पहली बार में तैयारी कम रह जाए तो दूसरी बार में सुधार कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि साल 2026 से प्रश्न पत्रों में रटे रटाए जवाबों की जगह नहीं होगी और अब 50% सवाल कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। इनमें केस स्टडी, सोर्स बेस्ड, इंटीग्रेटेड प्रश्न और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित समस्याएं सम्मिलित होंगी। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने चैप्टर को गहराई से नहीं समझा तो आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। शिक्षकों और स्कूलों को भी अपने पढ़ाने का तरीका बदलना होगा। क्लास में सिर्फ सिलेबस पूरा करना ही काफी नहीं होगा, बल्कि छात्रों को एनालिटिकल थिंकिंग यानी विश्लेषणात्मक सोच के लिए भी रेडी करना होगा। हरियाणा में पंचायती जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने ऐसे कब्जाधारियों को मालिकाना हक देने के लिए एक योजना तैयार की है। जिन्होंने साल 2004 से पहले पंचायत की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ऐसे लोगों को मालिकाना हक के लिए 15 जनवरी तक आवेदन करना होगा। बता दें कि हरियाणा सरकार इस योजना के जरिए इन कब्जाधारियों को जमीन बेचना चाहती है, सिवाय उस जमीन के जिस पर गाँव के रास्तों और तालाबों पर अवैध निर्माण किया गया है। ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कब्जाधारियों को आवेदन में यह बताना होगा कि उसने 2004 से पहले घर का निर्माण किया था। साथ ही यह भी बताना होगा कि 75% जमीन पर निर्माण किया गया है। यदि 2004 से पहले बिजली का मीटर लगा है तो उसका बिल भी जमा करवाना होगा। पंचायत और ग्राम सभा का एक प्रस्ताव भी जमा करना होगा जो इस बात की पुष्टि करे कि कब्जा करने वाले का निर्माण 2004 से पहले किया गया था। आवेदन के साथ साल 2004 की जमीन के कलेक्टर रेट और मौजूदा कलेक्टर रेट भी जमा करवाने होंगे। ऐसे लोगों को अपने आवेदन की फाइल खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी के ऑफिस में जमा करवानी होगी। इसके लिए 15 जनवरी 2026 आखिरी तारीख रहेगी। राज्य सरकार द्वारा इन अवैध निर्माण करने वालों के दस्तावेजों को साल 2004 से पहले की सैटेलाइट तस्वीरों और गांव के नक्शे से तुलना करके वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद अवैध कब्जाधारियों को साल 2004 के सर्किल रेट का 1.5 गुना भुगतान करने पर जमीन का मालिकाना हक दे दिया जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की आधा दर्जन ग्राम पंचायतों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ के सरपंचों को विशेष मेहमान के तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बुलाया गया है। ये सरपंच 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में स्पेशल गेस्ट बनेंगे। विकास एवं पंचायत विभाग की ओर से इन सरपंचों को दिल्ली भेजा जाएगा। हालांकि फतेहाबाद जिले से 6 सरपंचों के नाम चंडीगढ़ स्थित विकास एवं पंचायत विभाग के मुख्यालय भेजे गए थे, लेकिन मुख्यालय स्तर पर अभी तक 2 सरपंचों ने ही सभी मापदंडों को पूरा किया है। कौन कौन से सरपंच चयनित होंगे इसकी जानकारी जनवरी महीने में सामने आएगी। इन 6 में से 4 महिला सरपंच हैं। जिला परिषद सीईओ ने बताया कि उपरोक्त सभी सरपंचों का चयन पूरी तरह से योग्यता और उनके द्वारा जमीनी स्तर पर किए गए विकास कार्यों के आधार पर किया गया है। इन सरपंचों द्वारा किए गए सार्वजनिक विकास कार्यों की ग्रामीणों द्वारा जमकर सराहना की गई है। मुख्यालय द्वारा 6 नाम मांगे गए थे और इनमें से मुख्यालय स्तर पर ही 2 सरपंच चयनित होंगे जो दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में बतौर विशेष मेहमान शिरकत करेंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 17 अक्टूबर 2024 को विभिन्न पदों के लिए सिलेक्ट लिस्ट जारी की गई थी। आयोग की तरफ से अलग अलग पदों के अनुसार कुल 63 ग्रुप बनाए गए थे। ऐसे में आयोग द्वारा अलग अलग ग्रुपों के लिए अलग अलग परीक्षा आयोजित की गई। इन्हीं ग्रुप्स में एक ग्रुप नंबर 6 भी था, जो कि ये ग्रुप कॉमर्स से संबंधित था। ग्रुप नंबर 6 में अलग अलग कैटेगरी के लिए कुल 1296 वैकेंसी थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से इस ग्रुप के लिए परीक्षा तो ली गई, मगर 17 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसके बाद फिर यह रिजल्ट 14 जून 2025 को जारी किया गया, पर परीक्षार्थियों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में केस के चलते आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। इस मामले पर हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई 14 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित की हुई है। फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद भी ये उम्मीदवार अपनी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। रिजल्ट आई 6 महीने का वक्त बीत चुका है, पर अभी तक इन युवाओं को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने जो 25,000 बच्चों की ज्वाइनिंग के लिए वादा किया था, वह वादा आज भी इनकी वजह से अधूरा है। कॉमर्स ग्रुप के सभी अभ्यर्थी सीएम नायब सिंह सैनी से बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी ज्वाइनिंग दी जाए।
हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हार्टोन की तरफ से डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास व कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होने चाहिए। आवेदकों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष हो तथा अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी 2026 है। सैलरी की बात करें तो 23,400 रुपए पर मंथ मिलेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। सोनीपत के खरखोदा में अनाज मंडी में आयोजित विकास रैली में शिरकत करने के लिए सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे। उन्होंने हेल्थ सब सेंटर सोहटी और थाना कला का उद्घाटन किया। विकास रैली में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि खरखोदा और गोहाना विधानसभा क्षेत्रों ने भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन दोनों ही सीटों ने पार्टी के एजेंडा को मजबूती प्रदान की और हरियाणा में भाजपा की लगातार तीसरी सरकार बनाने में अहम योगदान दिया। डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस की कार्यशैली पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा में कई प्रस्ताव तो रखे, लेकिन जब बहस का समय आया तो विधायक सदन छोड़कर भाग गए। गोहाना को जिला बनाने की लंबे समय से चली आ रही मांग पर डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से प्रार्थना की कि गोहाना को जिला घोषित किया जाए। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि गोहाना जिला बनता है तो खरखोदा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम सोनीपत में विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खरखोदा की धरती को जवानों, किसानों और कर्म योग्यों की भूमि बताते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब एनसीआर का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन चुका है। उन्होंने संकल्प पत्र के सभी वायदों को शीघ्र ही पूरा करने का भी आश्वासन दिया। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि बिना पर्ची खर्चे के युवाओं को इस समय नौकरियां दी गई हैं। हरियाणा में नए साल पर प्रस्तावित नगर चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल 6 निकायों में वार्डबंदी का काम पूरा हो गया है, जिनमें 3 निकायों में वार्ड भी आरक्षित किए गए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने वार्डबंदी का कार्य पूरा होने की अधिसूचना जारी कर दी है। जल्द ही नगर निगमों के मेयर, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के मेयर और अध्यक्ष पदों को आरक्षित करने का निर्णय लिया जा सकता है। अधिसूचना के अनुसार नगर परिषद रेवाड़ी में 32 वार्ड है और वार्डों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई है। नगर निगम सोनीपत में 22 वार्ड है और अम्बाला में कुल 20 वार्ड है। इन दोनों ही नगर निगमों में भी वार्डों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं और इन्हीं सीमाओं के आधार पर चुनाव होगा। रेवाड़ी की धारूहेड़ा, रोहतक की सांपला नगर पालिका और हिसार की उकलाना नगर पालिका में वार्ड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। अभी नगर निगम पंचकुला में वार्डबंदी फाइनल नहीं हो सकी है। प्रदेश में अम्बाला, सोनीपत और पंचकुला में नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं। प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि सभी नगर निगम वार्ड की वार्डबंदी हो चुकी है और चुनाव तय समय पर करने के लिए प्रक्रिया तेजी से चल रही है। विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी छोटी सरकार में भी बाजी मारेगी। हरियाणा के नारनौल में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी की ओर से अटेली हलके के दोंगड़ा अहिर चौक पर जिला युवा योद्धा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने संबोधित किया। चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। डॉक्टर चौटाला ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लूट खसोट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और अपराधियों में पुलिस प्रशासन का डर खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि भाजपा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का दावा करती है, लेकिन बताए कि इस साल किस फसल की खरीद समर्थन मूल्य पर हुई है। किसानों को न तो बिजली समय पर मिल रही है और न ही नहरी पानी, न खाद बीज और न ही समय पर ऋण। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। जनहित के मुद्दों को उठाने की बजाय कांग्रेस भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने कहा कि प्रदेश का युवा भाजपा को वोट देकर ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा में बड़े घोटाले का आरोप लगाते हुए जल्द ही सबूत सामने लाने की भी बात कही। महेंद्रगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसडीएम कनिका गोयल ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे बिना हेलमेट, सीट बेल्ट और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल या डीजल देने से बचें। ये आदेश सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और मोटर वाहन अधिनियम 1988 सहित राज्य सरकार व परिवहन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। एसडीएम कनिका गोयल ने कहा कि 2 पहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट न पहनने, 4 पहिया वाहन चालकों द्वारा सीट बेल्ट न लगाने और किसी
किसी भी वाहन में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट न होने की स्थिति में ईंधन की बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और यातायात अनुशासन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। एसडीएम ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे इन आदेशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही संबंधित सूचना को अपने परिसर में स्पष्ट और प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करें ताकि वाहन चालकों को नियमों की जानकारी रहे। उन्होंने चेतावनी भी दी कि इन निर्देशों की अवहेलना करने वाले पेट्रोल पंपों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भिवानी जिले में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीद पर अनुदान हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की इस योजना के तहत पात्र किसानों को 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 15 जनवरी 2026 तय की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विनोद फोगाट और सहायक कृषि अभियंता डॉक्टर नसीब धनखड़ ने बताया कि सरकार 45 HP या फिर उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर यह अनुदान दे रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों की कृषि गतिविधियों को सशक्त बनाना, उनकी आय बढ़ाना और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना है। लाभार्थियों का चयन जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किया जाएगा। चयनित किसान विभागीय पोर्टल पर पंजीकृत अपनी पसंद के निर्माता से मोल भाव कर ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। इच्छुक किसान 15 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के कृषि उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दुनिया के सबसे पॉपुलर ईमेल प्लेटफॉर्म जीमेल के करोड़ों यूजर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। गूगल जल्द ही एक ऐसा फीचर लॉन्च करने जा रहा है जिसका इंतजार पिछले 2 दशकों से किया जा रहा था। अब यूजर्स अपने पुराने या फिर अजीब से लगने वाले ईमेल एड्रेस यानी @gmail.com को बदल सकेंगे। खास बात यह है कि इसके लिए उन्हें नया अकाउंट बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और न ही उनका पुराना डेटा डिलीट होगा। गूगल के एक स्पॉट पेज के जरिए इस नए अपडेट की जानकारी सामने आई है। अब तक नियम ये था कि एक बार जो ईमेल एड्रेस बन चुका है उसे बदला नहीं जा सकता था। अगर किसी को नया एड्रेस चाहिए होता था तो उसे नया अकाउंट बनाकर ये अपना पूरा डेटा यानी कॉन्टैक्ट्स, फोटोज या ड्राइव फाइल्स मैनुअली तरीके से ट्रांसफर करनी पड़ती थी, जो कि काफी सिरदर्द वाला काम था। गूगल के इस नए अपडेट के बाद अब आप अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे तो आपका पुराना एड्रेस पूरी तरह से खत्म नहीं होगा, वह एक एलियस के तौर पर आपके अकाउंट से जुड़ा रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई आपके पुराने ईमेल एड्रेस पर कोई मेल भेजता है तो वह भी आपके इनबॉक्स में डिलीवर होगा। आप अपने पुराने और नए दोनों एड्रेस से लॉगिन कर सकेंगे। गूगल ने इस फीचर के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं जिससे कि इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। स्पॉट डॉक्यूमेंट के मुताबिक एक यूजर साल में केवल एक बार ही अपना जीमेल एड्रेस बदल पाएगा। पूरे लाइफ टाइम में एक अकाउंट के लिए अधिकतम 3 बार ही एड्रेस बदलने की अनुमति दी जाएगी, यानी एक अकाउंट से कुल 4 एड्रेस यानी एक ओरिजिनल और 3 बदलाव वाले लिंक हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 129वां एपिसोड 2025 में देश की उपलब्धियों पर चर्चा की। 2025 के आखिरी एपिसोड में नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाओं, डेवलपमेंट पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा 2025 भारत के लिए गर्व भरे मील के पत्थरों का साल था। चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा हो, खेल हो, वैज्ञानिक इनोवेशन हो या फिर दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हो, भारत का असर हर जगह दिखाई दे रहा था। इसके अलावा पीएम मोदी ने खेल, वंदे मातरम, अंतरिक्ष, महाकुंभ, राम मंदिर और 77वें गणतंत्र दिवस पर अपनी बात रखी। पीएम ने इसमें भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म, वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम का जिक्र भी किया था। पीएम ने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम अपनी विरासत को ना भूलें। हम आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं इस समय बात कर रहा हूं तो मन में पूरे 1 साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा कि आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो, जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि 2025 ने भारत को और आत्मविश्वास दिया है। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। आपको यहाँ पर बताते चले कि मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इनमें फ्रेंच, चीनी, इंडोनेशियाई, तिब्बती, बर्मी, बलूची, अरबी, पश्तो, फारसी, दारी और स्वाहिली शामिल हैं। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से होती है।
भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार 26 दिसंबर को कमजोर रुख के साथ कारोबार खत्म किया। सेंसेक्स 367 अंक गिरकर 85,041 के लेवल पर बंद हुआ था, तो वहीं निफ्टी 50 में 100 अंकों की यानी लगभग 0.38% की गिरावट देखने को मिली और ये 26,042 के लेवल पर बंद हुआ। अब 29 दिसंबर यानी आज से शुरू हो रहे हफ्ते में शेयर बाजार के लिए कुछ बड़े ट्रिगर्स अहम रहेंगे। ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिली, जहां पर बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.18% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.34% टूट गया। सबसे पहले निवेशकों की नजर नवंबर 2025 के इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा यानी आईआईपी पर रहेगी। यह डेटा आज यानी 29 दिसंबर को जारी होगा। साथ ही रुपया भी बाजार के लिए एक अहम फैक्टर बन रहा है। शुक्रवार को रुपया 19 पैसे कमजोर होकर 89 रुपए 90 पैसे प्रति डॉलर के लेवल पर बंद हुआ। वहीं एफआईआई गतिविधियां भी भारतीय बाजार के लिए दबाव बना रही है। पूरे साल यानी 2025 की बात करें तो कुल बिकवाली 2,31,990 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा है। वहीं कीमती धातुओं में तेजी जारी है। चांदी ने इस साल 150% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया है, जबकि सोने में 70% से अधिक की तेजी बनी रही है। इन सब फैक्टरों पर आज का शेयर मार्केट उतार चढ़ाव के साथ शुरू हो सकता है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।